इससे आपका जो बाल खत्म होते हैं टोटल, वो 70 to 90% बाल जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो जो आपके चेहरे पे लग रही होता है लेजर का हिस्सा, वो ठंडा बर्फ की तरह होता है, -28 डिग्रीज तक होता है। और जो लोग आके हमारे पास जो है रेफरेंस देंगे मैडम का, तो उनके लिए 50% से भी ज्यादा हमारे पास जो है वो डिस्काउंट यानी कि डेली आप 1 लाख रुपया कमाते हैं डेली? हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कभी कम भी होता है लेकिन हाँ। ज्यादातर इतना ही होता है। उस दिन 8 मुहर्रम था, तो जो लोग उसके जनाजे में आए और उसके कुल और वो 9 और 10 मुहर्रम की जो छुट्टी थी, वो उसमें ही, यानी कि किसी को ये तकलीफ भी नहीं पहुंचाई कि जो है किसी को ऑफिस से, किसी को काम से छुट्टी करनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज आप रुक जाइएगा अगर आप खूबसूरत होना चाहती हैं या चाहते हैं, और अगर आपका रंग मेरी तरह थोड़ा डार्क है और आप चाहते हैं इसमें शाइन आ जाए, गोरा हो जाए, तो आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर निम्रा फातिमा आज़म, जिन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और ये जो इंटरव्यू है उनका, ये पॉडकास्ट जो है डोनेट किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को। तो आइए जानते हैं कि हम जिंदगी में खूबसूरत नजर आना चाहते हैं लेकिन हम क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं बड़ा कुछ, लेज़र टेक्नोलॉजी कितनी इफ़ेक्टिव है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल और जो आप की डार्कनेस है उसको कैसे, यानी कि काले तो गोरा से किमें होना है, ये बताएंगे आज डॉक्टर निम्रा फातिमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for having me over. It's a great pleasure for me for coming onto such a big platform. I could never imagine that I would be on your show. I used to watch you on YouTube. My mother is your very big fan. And before starting on this platform, I would like to request everyone to pray for you. आप इतना डिजीज़ को फाइट कर रही हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं और ज़िंदगी में इतनी नेकियां इकट्ठी कर रही हैं इस बीमारी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं सबसे, जो लोग देख रहे हैं, कहना चाहूँगी कि आपको अपनी दुआओं में, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम ऑलवेज। अच्छा, जो लेज़र से मुतालिक मैडम टॉपिक है, लेज़र हेयर रिमूवल इज़ सुपीरियर टू ऑल प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल। यानी कि पहले होते थे वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, रेजर्स यूज़ किए जाते थे। उन सब से जो इस वक्त सुपीरियर मेथड दुनिया में अवेलेबल है वो लेज़र हेयर रिमूवल है। इससे आपका जो बाल खत्म होते हैं टोटल, वो 70 to 90% बाल जो हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जो रिमेनिंग होते हैं लेफ्ट ओवर्स, वो इतने बारीक और छोटे होते हैं कि वो नोटिसेबल नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद ये नहीं है कि इसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी बाल नहीं आ सकते। 1 साल बाद आपको मेंटेनेंस सेशन लेने की जरूरत पड़ जाती है। अब लेजर्स में भी डिफरेंट तरह की लेजर्स हैं, जिसमें जो सबसे जदीद लेजर है, जिसको आम अल्फाज में कोल्ड लेजर कहा जाता है, वो 4th जनरेशन ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेजर है, जिसमें 3 वेवलेंथ्स होती हैं, 755, 810 और 1064। ये तीनों वेवलेंथ्स बालों की रूट पे, बालों की जड़ को 3 जगह पे जाके टारगेट करती हैं। इस वजह से बाल जो है वो 3 जगह से जाके टारगेट होता है, बर्न होता है, और उसकी जो अटैचमेंट है नीचे, जहाँ से उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है, वहाँ से कट ऑफ होती है और फिर वो कुछ अरसे में शेड ऑफ हो जाता है। लेज़र कराने का बेहतरीन टाइम वो है जब आपके बालों की फुल ग्रोथ हुई हो, तब लेज़र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि अगर आपने कभी थ्रेडिंग, वैक्सिंग करवाई है अभी अभी, तो उसके पूरे 28 दिन के बाद आप लेज़र करवाने के लिए आए एस्थेटिक क्लिनिक पर डॉक्टर के पास। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपकी शेविंग की जाएगी, क्योंकि लेजर की जो पेनिट्रेशन है मैक्सिमम, अगर 1064 नैनोमीटर वेवलेंथ भी है तो वो 7 मिलीमीटर इनटू द स्किन है। अगर ऊपर ही बाल होंगे तो वो उन्हीं को अफेक्ट करती रहेगी। तो ऊपर के बाल हम शेव कर देते हैं ताकि रूट बर्न हो। रूट हम किसको बोलते हैं? जो हमारे जिल्द के अंदर बाल है उसको हम रूट बोलते हैं। अब लेजर की हमें जरूरत क्या पड़ी? आजकल के दौर में आप जानती हैं कि ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल, इसके अलावा फास्ट फूड, जिससे जिस्म के हार्मोनल इम्बैलेंसेस इस तरह के आ गए हैं कि ख़वातीन, बच्चियों के ख़ास तौर से चेहरों के ऊपर मर्दाना किस्म के जो बाल आ जाते हैं, इनके लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मर्दों में भी आजकल मैंने अपने क्लिनिक पे ज़्यादा ये ट्रेंड देखा है कि वो भी चाहते हैं कि उनकी फुल बॉडी लेज़र हो, क्योंकि अपनी पिक्चर्स के लिए, अपने जिम जाने के लिए, वेदे
use short clothes, they want to look like TV actors and models, and they want to look hair free. So इस वजह से जो लेज़र है उसमें इंतखाब करना भी कौन सी लेज़र आप करवा रहे हो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बेस्ट लेज़र इस वक्त अवेलेबल है दैट इज़ 4th जनरेशन ट्रिपल वेवलेंथ डायोड, उसमें भी आप देखें कि उसके वॉट्स कितने हैं। दिस लेज़र इज़ कोल्ड लेज़र, इसमें आपको कोई दर्द, जलन, गर्मी का एहसास नहीं होगा। अच्छा। ये स्पेसिफिकली सिर्फ आपके बाल को टारगेट करेगी। ऑल्दो लेज़र का काम तो ये है कि उसने काली चीज़ को पकड़ के, यानी मेलानिन पिगमेंट जो हेयर शाफ्ट के अंदर है उसको पकड़ के उसको टारगेट करके उसकी थर्मोलाइसिस यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। लेकिन जो डायोड लेज़र्स हैं जिनकी मशीनरी के अंदर डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारी जिल्द के अंदर जो ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट है उसको टारगेट नहीं करते। इससे चांसेस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो लेस हो जाते हैं और बर्न्स के भी चांसेस लेस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोल्ड कांटेक्ट भी साथ होता है, यानी कि साथ ही लेज़र हो रही होती है और साथ ही जो आपको वो प्रोब जो आपके चेहरे पे लग रही होता है लेज़र का हिस्सा, वो ठंडा बर्फ की तरह होता है, -28 डिग्रीज तक होता है। अगर थोड़ी देर आप उसको ऐसे ही छोड़ दें तो उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, वो इतना ठंडा होता है। तो ये जो लेज़र प्रोसीजर है अब आजकल, ये एक तो नंबर 1 पेन फ्री है, नंबर 2 ये सस्ता है, मशीन्स इतनी महंगी नहीं है और ट्रीटमेंट्स इतने महंगे नहीं है। मशीन में बहुत सारे शॉट्स होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स पे वो यूज़ हो जाते हैं। नंबर 3 इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको जो है 8 से 12 तो बहुत मैक्सिमम सेशंस है, 6 to 8 सेशंस में भी आपको 70 to 90% रिडक्शन ऑफ हेयर हो जाती है। और लेफ्ट ओवर्स जैसे मैंने बताया वो इतने बारीक और छोटे होते हैं कि वो नोटिसेबल नहीं होते, वो फील नहीं होते हैं। अच्छा, ये बाल चेहरे पे आते किस एज में है और किस एज में आप लेज़र करवा सकते हैं? और सुना है कि लेज़र से अक्सर हम ऐड भी देखते हैं और वैसे भी लिखा होता है, डिफरेंट किस्म के ब्रोशर हमारे सामने आ रहे होते हैं कि लेज़र जो है उससे भी बाल दोबारा वापस आ जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा आते हैं। तो इसमें कितनी यानी कि वो सच्चाई है कि किस एज में आते हैं और फिर किस एज में लेज़र करवाना चाहिए? अच्छा, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे अगर 12 साल की बच्ची है जिसके जो है अपर लिप्स पे डार्क बहुत ही ग्रोथ आना शुरू हो गई है और उसको स्कूल में बुली कर रहे हैं लोग, या उसको खुद फीलिंग है उसकी अपनी सेल्फ स्टीम के लिए, शी डजंट लाइक हेयर, तो या अपनी हाइजीन के लिए कोई लड़के हैं वो चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू हैव चीक हेयर, तो दे कैन हैव लेजर एट इवन एट 12 दे कैन स्टार्ट इट। देयर आर नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक्सेप्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो है हम लेज़र परफॉर्म नहीं करेंगे, और कोई उनका ओपन वूंड या कोई इस तरह से ज़ख्म है जो अभी भरा नहीं है तो उसके अंदर हम लेज़र परफॉर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं, व्हेनेवर इज़ रिक्वायर्ड। मिनिमम टू डॉक्यूमेंट इज़ 12 की उम्र से तो आप आराम से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, रंग जिनका काला होता है, हाँ जी, और ग्लूटाथायोन शायद मेरे ख्याल में, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बड़ा उसका जिक्र होता है कि आप उसकी टैबलेट्स लें, कुछ लोग इंजेक्शंस लगाते हैं। तो क्या जो नेचुरल एक रंग डार्क है आपका, वो कैसे गोरा हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। हमारी जो टाइप है, स्किन टाइप पाकिस्तानी लोगों की, पंजाब के लोगों की, हमारी टाइप 4 स्किन है। आप लोगों ने अक्सर लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं कि बचपन में हम गोरे थे, बड़े होके हम काले हो गए, और हम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। वी आर प्रोन टू टैनिंग, हमें सन बर्न्स नहीं होते, हमें टैनिंग होती है। जो फेयर लोग हैं, जैसे केपीके के लोग हैं, उनको सन बर्न्स होते हैं, उनके बड़े बड़े जख्मों के निशान होते हैं जो उनको सन बर्न्स हुए होते हैं। हमें सन बर्न नहीं होते, हमारा रंग ओवरऑल टैन होता है, यानी हमारा रंग सांवला होता है, हमारा काला रंग होता है धूप से। धूप के अंदर क्या है, यूवीबी रेडिएशन है जो हमारे रंग को सांवला करी है। हमारा असल कलर ये है जो हमारे रिस्ट के अंदर वाली साइड पे कलर है। इतना फेयर हम आपकी बॉडी को कर सकते हैं। होता ये है कि सन रे से या हर वो चीज़ जिसमें से रोशनी निकल रही है, जैसे कि ट्यूबलाइट है, जैसे कि चूल्हे में से रोशनी निकल रही है, जैसे कि सूरज में से रोशनी निकल रही है, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन से रोशनी निकल रही है, उसके अंदर यूवी एंड बी रेज है। जो यूवी बी रेज होती हैं वो जो है कलर को डार्कन करती हैं, जो डैमेज करती हैं आपकी स्किन को रंग के हिसाब से। हाँ जी। जो यूवी ए रेज हैं वो आपकी फोटो एजिंग यानी आपको बुढ़ापे की तरफ माइल करती हैं, रिंकल्स वगैरह कॉज करती हैं। अब ये जो यूवी बी रेज ने आपकी स्किन को डैमेज किया, अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो थी प्रोड्यूस हो गई, यानी कि ऐसे केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है, ग्लूटाथायोन ने जाके उनको न्यूट्रलाइज कर देना है। ओके। अगर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं कि
कि ग्लूटाथायोन इज द किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हमारी बॉडी के ऊपर, इसको वो न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ सन ब्लॉक लगाने का रिवाज ही नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया की बेहतरीन वाइटनिंग क्रीम कौन सी है, तो मैं कहूँगी कि सन ब्लॉक इस दुनिया की बेहतरीन वाइटनिंग क्रीम है। आप सन ब्लॉक लगा के तो देखें, आपके रिंकल्स भी रिवर्स होंगे, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन भी रिवर्स हो जाती है और आपकी टैनिंग भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ डॉक्टर साहब जो ब्यूटी क्लिनिक वाले हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि जो सन ब्लॉक है इसके लगाने से रंग और काला होता है। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है। हालांकि सन ब्लॉक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने जब भी धूप में जाना है, ये चूल्हे के पास जाना है, जैसे यानी कि वो कहते हैं कि सुबह जैसे सनराइज हो तो आपने सनराइज हो जाता है, आपने फौरी तौर पे लगा लेना सन ब्लॉक। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो लोकल कंपनीज में सन ब्लॉक्स बन रही हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉस्मेटिक ग्रेड की हैं, ना कि मेडिकल ग्रेड की, उनके अंदर लेड और ऐसे कंपाउंड्स डाले जाते हैं जिनसे स्किन बल्कि डार्कन होती है। तो इस वजह से मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम फलां ब्रांड की सन ब्लॉक यूज करते हैं, लेकिन हमारा तो रंग और काला हो रहा है। तो उसको सफेद रंग देने के लिए उसके अंदर लेड और पिगमेंट्स ऐसे यूज किए जाते हैं कि जिससे उल्टा उनकी जल्द डार्क से डार्क होना शुरू हो जाती है। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली ये जो डैमेजेस हैं इनको रिवर्स करता है। ग्लूटाथायोन अलोन डजंट वर्क दैट मच एज कंपेयर टू इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी, विटामिन ई, एल्फा-आर्ब्यूटिन, पीडीआरएन, बहुत सारी चीज़ें का ये हम पूरा कॉकटेल बना के और विटामिन्स का, तो फिर हम पेशेंट को ड्रिप फॉर्म में देते हैं। आपने दूसरी बात की थी टैबलेट्स की। टैबलेट्स हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ 10% है। यानी अगर मैंने 500 मिलीग्राम की गोली खाई है तो उसमें सिर्फ 50 मिलीग्राम मेरे खून के अंदर जाएगा, बाकी जो है 450 मिलीग्राम वेस्ट हो जाएगा। हमारी गट से जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूटाथायोन की वो सिर्फ 10% है। इसीलिए तो ड्रिप्स इतनी इफेक्टिव हैं, क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, सारा का सारा ही खून में जाएगा। अब उसमें भी एक लेटेस्ट फॉर्म आ गई है, सबलिंगुअल फॉर्म। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होता है तो उसकी जबान के नीचे फौरन से गोली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वेन्स होती हैं जो फौरन से खून के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं केमिकल को। इसी तरह से अब ग्लूटाथायोन की भी ऐसी गोलियां आ गई हैं कि जो हम जबान के नीचे रखते हैं और वो सीधा खून में, यानी कि ड्रिप लगवाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, और रेगुलर यूज भी हो रही है। इसके अलावा सन ब्लॉक्स भी वैसी आ गए हैं जिसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट मिक्स है, यानी कि उसके अंदर ग्लूटाथायोन भी मिक्स है, उसके अंदर मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट भी है और उसके अंदर एल्फा-आर्ब्यूटिन भी है। एल्फा-आर्ब्यूटिन वो केमिकल है जो ब्लैक जो पिगमेंट है मेलानिन, इसकी प्रोडक्शन ही नहीं होने देता, इसकी प्रोडक्शन को ही रोक देता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अब सारे लोग अमीर भी नहीं है कि वो लेजर करवा सके। ऐसी हमारी बहनें, ऐसी लड़की हैं जिनके रिश्ते होने हैं, जो बेचारी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है उनको, और उसके अलावा जो है चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल है, तो उनके लिए वो क्या करें? कोई ऐसी मेडिसिन या कोई लेजर कहाँ से वो करवाएं? अच्छा, उसके लिए मैं एक तो ये कि मैडम का अपना हॉस्पिटल जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम खुद एक लेज़र मशीन तो मैडम को डोनेट करेंगे ही, जो हमने इनसे पहले से कमिटमेंट की है। और जो लोग आके हमारे पास जो है रेफरेंस देंगे मैडम का, तो उनके लिए 50% से भी ज़्यादा हमारे पास जो है वो डिस्काउंट है। और रेट्स वैसे ही मेरे पूरे मार्केट से कम है और उसमें भी आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। आपको अगर डिस्काउंट ना मिला तो आप सीधा मैडम के चैनल पे जाके इस बात को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि इन्होंने कहा है कि देखें अभी हमारा हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनने जा रहा है, उसके अंदर एक मशीन जो है वो डॉक्टर निमरा फातिमा आजम की तरफ से डोनेट की जाए, जहाँ पे लोगों का थ्रो लेजर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। मुझे ये बताइए कि लेजर जो है इससे, यानी पहले होता था ना बड़ा वो पेनफुल होता था, अब आपने कहा ये पेनलेस है, इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। सेशन कितनी देर बाद लेना होता है और कितने सेशन होते हैं, वो आप स्किन को देख के बताते हैं? नहीं मैडम, इसमें जो हेयर साइकिल होता है, यानी कि हमारा हेयर दोबारा एनर्जन यानी फुल ग्रोथ फेज में चला जाए, वो 28 दिन होता है। अच्छा। जब आपने कभी प्लकिंग, थ्रेडिंग या लास्ट लेजर सेशन लिया है, उसके कम से कम 28 दिन गुजरने के बाद हम अगला सेशन लेंगे। कुछ लोग शौक से जल्दी भी ले लेते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। 28 दिन बाद बाल जो है वो फुल ग्रोथ की फेज में होता है और
वक्त लेज़र उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो है 28 डेज़, और हर 28 डेज़ के बाद जब वो सेशन लेते हैं तो 15% हेयर ग्रोथ रिडक्शन होती है। यहाँ मैं आपको 2-3 बातें और भी बताती चलूँ कि लेज़र की ट्रीटमेंट को अगर आप और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, जैसे ऐसी भी मैंने लड़कियाँ देखी हैं कि बिल्कुल ही मेल लाइक हेयर ग्रोथ है उनकी, बिल्कुल बियर्ड लाइक है, तो इसमें डेपिलेटरी क्रीम्स भी होती हैं जो आप रात को सोते वक्त मटर के दाने जितनी लेके अपने बालों वाली जगह के ऊपर जो है वो आप लगा के सो जाएं, उससे आपकी हेयर ग्रोथ कम होती जाएगी लेज़र के साथ साथ। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी सप्लीमेंट्स जो आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जैसे एलोवेरा का सप्लीमेंट खाने के लिए जो एलोवेरा के कैप्सूल्स होते हैं, उसके ऊपर भी स्टडीज़ हैं यूएसए में जो आपकी हेयर ग्रोथ को कम करती हैं। थर्डली ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स जो आपकी हार्मोनल बैलेंसिंग कॉज करते हैं, मर्दाना हार्मोन जो जिस्म में बड़े पड़े हैं उनको कम करते हैं और नॉर्मली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। दवाइयाँ नहीं, केमिकल्स नहीं, विटामिन बेस्ड चीज़ें ऐसी हैं जिससे भी आपकी हेयर ग्रोथ कम होगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मिला के यूज़ करेंगे तो 1+1=11 वाला इफेक्ट आएगा कि चारों चीज़ों का मिला के बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। हम अक्सर पेशेंट को साथ ही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं ताकि उनका जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो भी साथ सॉल्व हो, और साथ जो फॉलिकल बन गया है अब उसको तो हमने लेज़र से ही ख़त्म करना है ना, और साथ वो क्रीम्स। अच्छा, जो लोग कंप्लाइंट होते हैं और बात सुनते हैं उनको 2-3-4 सेशन के बाद उनके बालों की ग्रोथ इतनी अब होती ही नहीं है कि वो विजिबल हो। मतलब वो मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ आप शेविंग करके आए हैं, वो कहते हैं मैडम बाल थे ही नहीं तो हम शेविंग अब क्या करके आते। अच्छा, टू टोन जिनकी ये टू टोन वाली होती है स्किन, यानी कि थोड़ी सी ब्लैक है फिर वाइट है, वैसे रंग सारा फेयर है, लेकिन फेस के ऊपर जो है एक साइड से ब्लैक हो रहा है, थोड़ा वाइट हो रहा है, इस तरह, इसकी क्या वजह है? इसका भी कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है। जो पिगमेंट की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ से डार्क है तो यहाँ से लाइट है, तो यहाँ से डार्क है तो यहाँ से लाइट है। इसमें एक और बीमारी भी है विटिलिगो, जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, जिसमें पूरा चेहरा अगर डार्क है तो सफ़ेद रंग के पैचेस बने हुए हैं, और जैसे हम आम लोग हैं जिसमें हमारा चेहरा ब्राउन है तो ज़्यादा ब्लैक पैचेस कहीं कहीं पर हैं। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन B1, 6 एंड 12। विटामिन B1, 6 एंड 12 जो है ये सब्जियों में पाई जाती हैं, जिसको हम बिल्कुल ही ऐसे ही, और इसका सप्लीमेंट भी बहुत सस्ता मिलता है जिसको हम बिल्कुल ही समझते ही नहीं कुछ, और हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। ये क्या करते हैं कि जो पैचेस की फॉर्म में पिगमेंट होता है उसको डिफ्यूज़, यानी हमारी स्किन का टोटल जो ब्राउन पिगमेंट था जो यहाँ इकट्ठा हुआ था या अराउंड माउथ इकट्ठा हुआ था उसको वो कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा ये है कि आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये तीनों भी कॉजेज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन है। और इसके अलावा डिसयूज ऑफ सनब्लॉक, यानी कि सनब्लॉक को यूज़ ना करना, वो तो हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करेगा ही करेगा। तो सन ब्लॉक तो एक आप समझ लें कि अगर आपकी कभी ज़िंदगी में कोरियन ग्लास स्किन भी अचीव हो जाए तो आपने सन ब्लॉक तब भी इस्तेमाल करनी है, नहीं छोड़ना। हाँ जी, वो तब भी नहीं छोड़नी। सुबह उठ के जैसे मुंह धोना, दांत ब्रश करना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसे सन ब्लॉक को सुबह उठ के लगाना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको तो आप अपनी रूटीन बना लें। अगर आप प्री मेच्योर एजिंग से बचना चाहते हैं, अगर आप पिगमेंट डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं और स्किन के और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो। और जिनका रंग काला है मेरी तरह, तो वो गोरे हो सकते हैं? वो इसमें अगर आप अपनी बात करिए तो आप इसमें भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, मेरे क्लिनिक पे गोरे लोग आते हैं तो वो कहते हैं हमें इतना गोरा कर दो कि हमारी अंदर से नीले रंग की वेन्स नजर आना शुरू हो जाए। वो कहते हैं हमारी आंखें कलर्ड हो जाएं। वो कहते हैं प्रेग्नेंट औरतें आ जाती हैं कि हमें वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दो कि हमारा बच्चा गोरा पैदा हो जाए। इतना क्रेज है पाकिस्तान में इस गोरे होने का। हालांकि सांवले रंग में एक अपनी अट्रैक्शन है, प्यारे लगते हैं लोग। मुझे तो सांवले रंग में ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होती है। मैं उनको हमेशा गाइड भी करती हूँ, लेकिन क्योंकि हम कोई स्टीरॉयडल या कोई स्किन डैमेजिंग ट्रीटमेंट तो करते नहीं है, तो खैर प्रेग्नेंट में तो बिल्कुल भी हम ग्लूटाथायोन यूज़ नहीं करते। तो वैसे मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि ये विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इनका अपना भी ब्राइटनिंग इफेक्ट है। तो इससे आपकी स्किन ब्राइट होएगी, क्लियर भी होएगी, शाइन भी करेगी, हाइपर पिगमेंटेशन भी कम होगी। उसका पूरा वाइटनिंग रेजिमेन होता है जिसमें कुछ क्रीम्स भी लगाने के लिए दी जाती हैं। सन ब्लॉक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के यूज़ कराए जाते हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सन ब्लॉक्स हम यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा जो है
उसमें आईवी भी उनको ड्रिप्स दी जाती हैं, मल्टीविटामिन कॉकटेल के साथ ग्लूटाथायोन की, ओरल भी उनको दिया जाता है, सबलिंगुअल फॉर्म जो कि अब आ गई है, सबलिंगुअल दिया जाता है। इसके अलावा उनको कुछ सीरम्स लगाने के लिए दिए जाते हैं, और इसके अलावा उनके फेस वॉशेस और सोप्स के अंदर भी ग्लूटाथायोन। ज़्यादातर लड़कियां शादी से पहले दे वांट कि उनकी जो है वो क्लियर स्किन हो जाए। आजकल जिस तरह से इतना महंगाई का दौर है, अगर आप एक सैलून पे जाते हो एक अपना फेशियल करवाने, 3000 रुपए का आपका फेशियल होता है, विच लास्ट फॉर मैक्सिमम फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक ज़्यादातर आपके चेहरे पे शाइन रहेगी। तो जो वो लड़कियां कहती हैं कि इससे अच्छा है कि हम एक वाइटनिंग टिप्स का पूरा सेशन ले लें। अगर हमारे 50-60 हज़ार लग जाते हैं तो फ्रॉम हेड टू टो इट विल इफेक्ट अस। हमारे जो डार्क नकल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, हमारी स्किन ओवरऑल जो है वो शाइन करेगी, ब्राइट करेगी, हम काफ़ी अरसे तक इस तरह से अच्छे रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो एंटी एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छा है ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन। इसके अलावा जो जिगर पे चर्बी, फैटी लिवर के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इट इज़ बेसिकली अ हेल्दी कंपोनेंट, लेकिन लोगों ने क्योंकि इसका साइड इफेक्ट रंग को गोरा करना था तो उसके पीछे लोग पड़ गए और इसके बाकी हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर कर दिया। मगर जो भी पेशेंट्स आते हैं और वो करवाते हैं तो वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं, और हमें बाकी जो हमारी दर्दें रहती थी हमें उनसे आराम आ गया। बल्कि मैं खुद भी कभी अपने पेरेंट्स को भी पकड़ के ज़बरदस्ती जो है वो लगा देती हूँ कि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। उनको पता भी नहीं होता कि उनको क्या लग रहा है। इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। क्या? इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि जिन लोगों के अंदर पहले से रीनल स्टोन्स हैं, ये उनके यानी कि गुर्दे में पथरी है उसके साइज को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये डेफिनेटिव साइड इफेक्ट नहीं है कि ज़रूरी ये करेगा, ठीक है। जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री है रीनल स्टोन्स की, उनके अंदर ये जनरेट कर सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये करेगा। पेशेंट को हम ग्लूटाथायोन लगाने से पहले उसके एलएफटीज और आरएफटीज करवाते हैं, यानी जिगर के और गुर्दे के टेस्ट, क्योंकि यहीं से एक्सक्रीट होना है। अगर गुर्दे का फंक्शन ठीक नहीं है तो पेशेंट, मैं अपने फेलो डॉक्टर्स को भी एडवाइस दूंगी कि जितने मर्जी आपको पैसे दे रहा हो आप उसे पैसे रिसीव करके उसको ग्लूटाथायोन ना दे, बिकॉज अगर उसके आरएफटीज ही खराब हैं, उसका गुर्दा उसको एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए और ज़्यादा डैमेजिंग होगा। अलबत्ता अगर आपके एलएफटीज जो हैं वो डीरेंज्ड हैं, आपके जो जिगर है उसको वो बल्कि इम्प्रूव करवाएगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि गुर्दा जो है वो सही काम कर रहा है। इसके अलावा जो है जो रंग का है, बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं इसमें। अच्छा। सर के भी, आईब्रो वगैरह के बाल भी, आंखों का कलर भी लाइट हो जाता है। मैंने ये मैंने खुद जब पहला कोर्स किया था तो मेरा अपना आंखों का कलर जो था वो हेजल हो गया था। अच्छा, हाँ, आपने खुद भी कोर्स किया? ये मैंने कोर्स मल्टीपल टाइम्स किया। आई नेवर डू थिंग्स एट माई क्लिनिक जो मैंने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिस नहीं किया। जो मैंने पढ़ा वो सब कुछ मैंने अपने ऊपर, अपने एक्सपेंस पे पहले खुद प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने खुद यूज़ नहीं की लेकिन मैं दूसरों को रिकमेंड करती फिरूँ और उनको कहती फिरूँ। ये इट इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ। और ये है कि इसमें आप FDA अप्रूव जो आपकी डोजेजेस हैं उनका ख्याल रखें। वाइटनिंग के लिए हमें डोजेजेस को थोड़ा एक्सीड करना पड़ता है, मगर साथ में उसके RFTs यानी उसके गुर्दे के फंक्शन के टेस्ट को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। यानी कि एक तो हमें कुदरत ने खूबसूरत बनाया है और अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, उसके अंदर हम थोड़ी सी अगर डेवलपमेंट कर दें तो बंदा और प्यारा हो जाता। आप इतनी प्यारी लग रही हैं ग्रीन कलर के सूट में और गोल्डन आपके बाल हैं, इतनी प्यारी आप माशाल्लाह से लग रही हैं। थैंक यू सो मच जी, वेलकम। और आपका क्लिनिक किस जगह पे है और कहाँ पे आप सेशन करती हैं? कोई आज तक यानी कि आपके पास आपके रिव्यूज जो आए हों वो हमारे साथ शेयर करें, हमारी ऑडियंस जो है वो देख रही है। रिव्यूज कैसे हैं आपके? जब आपसे सेशन लिया जाता है तो आफ्टर सेशन जो रिव्यूज होते हैं वो फिर आपको कैसा फील होता है? रिव्यूज, दिस इज सच आई थिंक दिस इज सच अ फ्रूटफुल फील कि डेली आपको इतना पॉजिटिव फीडबैक और इतने गिफ्ट्स मिलते हैं अपने पेशेंट से जो ठीक हो जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है। मेरा जो अपना क्लिनिक है वो मॉडल टाउन में है, लिंक रोड पे, मैकडॉनल्ड और रमाना मॉल के बिल्कुल सामने। अच्छा, मैंने कभी का नेम एस्थेटिक इंटरवेंशंस के नाम से मैंने अपना क्लिनिक बनाया 3 साल पहले। सारा कुछ खुद किया, मेरे भाई बाहर थे तो आई हैड टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। अच्छा, अब
मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि लोग जो हैं ब्लॉगर्स को बुला के अपने क्लिनिक हाँ पे उनको पैसे लाखों में दे के, एक्टर्स को, मॉडल्स को, उनका कोई प्रोसीजर परफॉर्म, वो दरवाजे से एंटर हो रहे हैं, फिर कंसल्टेशन हो रही है, फिर प्रोसीजर। दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ नाइस थिंग। अच्छी जी बात है कि वो अपने क्लिनिक को प्रमोट करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एट माई क्लिनिक सेलिब्रिटीज कम एंड दे पे मी फॉर देयर प्रोसीजर्स। इफ आई, मतलब हर एक पेशेंट की प्राइवेसी होती है, हाँ लेकिन मेरे पास माशाल्लाह से बहुत फेमस पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग भी एज अपने ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, लेकिन फुल पेमेंट दे के जाते हैं। मुझे ब्लॉगर्स को बुलाना नहीं पड़ा आज तक, उल्टा सेलिब्रिटीज आके मुझे पे करके ट्रीटमेंट करवा के जाती हैं। माशाल्लाह, और बल्कि मैडम, इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक है। इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक है। वंस कोरियन गाय केम टू माय क्लिनिक, ओके हिज नेम वाज एंडी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक किया कि जो ये लाहौर में जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, इनमें से कौन से जो हैं वो उनके जो रिव्यूज़ हैं वो ओरिजिनल 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। माइन वो ऑल 5 स्टार्स। अच्छा, so he walked into my clinic. I was sitting, and then we had a little chat. He was actually searching for a niche to supply Botox and fillers and threads. And after going through my reviews and everything, and patient satisfaction rate, he came up with the idea that the Korean team will come up and they'll give classes at your place, and then they'll go back. Of course, people can have training directly from Korean doctors. खैर, वो अभी मैंने उसको मटेरियलाइज नहीं किया, बिकॉज उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा। आई एम जस्ट अ होम बेस्ड क्लिनिक। और लेकिन मैं खुद से ट्रेनिंग्स देती हूँ। मैं बहुत से MBBS और FCPS और MCPS स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी मैंने ट्रेनिंग दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी वीकेंड आई हैव समवन फॉर ट्रेनिंग्स फ्रॉम सवात, फ्रॉम पेशावर, फ्रॉम Karachi, from Pakpatan, from different cities. I cannot name all of them. मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची कोरंगी तक में है। अच्छा वो एरिया जहाँ पे फायरिंग हो रही है, हाँ वहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह ताला की अता है। और मेरे अब्बू मुझे शुरू से कहते थे कि जो रिस्क है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और इंसान को कोई पता नहीं होता कब उसके हालात बदल जाएँ, कब रिस्क जो है वो और मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आता था। मैं कहती थी, अब्बू इतना पढ़े हुए हैं, अब्बू इतनी बड़ी नौकरी करते हैं, निशात में हैं, CFO हैं, निशात के CA किया हुआ है, उनके मुँह से तो ये बातें समझ आती हैं। मैं एक डॉक्टर 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी करती हूँ, मुझे क्या, मेरा कौन-सा रिस्क इतना बदल जाना है कि मैं डेली का 1.25 लाख रुपए कमा रही होंगी, मैं डेली का 50,000 कमा रही होंगी, मैं कभी 2 लाख कमा रही होंगी। तो ये वाक़ई ही हुआ। एंड टुडे एट दिस एज आई टेल माय डैड दैट अब्बू आप वाक़ई ये बात सही कहते थे। एंड ही अब्बू हैं? स्माइल्स। जी, माय फादर इज़ अलाइव, माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो अब्बू को प्राउड फील होता है। यानी कि डेली आप 1 लाख रुपया कमाते हैं डेली? हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। कम भी होता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर इतना ही होता है। इसमें अब्बू मेरे पेरेंट्स जो थे वो दे वर माय बिगेस्ट सपोर्ट हमेशा से, शुरू से ही। और मेरे जो भाई हैं तीनों गल्फ़ में होते हैं, दुबई माशाल्लाह, में, दुबई में। और तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और मेरे माशाल्लाह, फादर ने भी CA किया हुआ है। और हम माशाल्लाह। 3 बहनें, मेरी छोटी बहन एक BDS उसने किया हुआ था, वो फ़ौत हो गई। और एक बहन जो है वो MBBS गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी उसने हाउस जॉब ख़त्म की है। तो वो सब आते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे क्लिनिक में डेकोरेशन कर देते हैं, हम तुम्हें ये मशीन्स ले देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तुम्हें सोशल मीडिया टीम रख के देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तुम तो इतना अच्छा रन कर रही हो। बट आई से नो, आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन, आई विल डू एवरीथिंग ऑन माय ओन। तुम लोग बस मेरे लिए दुआ करो, मेरे अम्मी माशाल्लाह। अब्बू की दुआ मेरे लिए बेस्ट है। और अब्बू से, अम्मी से दुआ करा के क्लिनिक पे जाती हूँ। रात को सोई होती हूँ, और सुबह उठती हूँ तो फ़ोन खोलती हूँ तो 20 अपॉइंटमेंट्स के मैसेजेस आए होते हैं। अब्बू मुझे कहते हैं, ये तुम्हारी सोई वाली अर्निंग आज कितनी हुई? माशाल्लाह। कि इतने अपॉइंटमेंट्स के मैसेजेस आए होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। और ये मैसेज मैं इस प्रोग्राम से सबको, मैडम भी मेरे सामने इस चीज़ की एक थैंक मिसाल यू। है। अल्लाह ताला जब
रिस्क खोलना चाहे वो किसी का भी खोल सकता है। उसके लिए कोई अकल की, कोई शक्ल की, कोई किसी चीज की कोई कैद नहीं है। ये अल्लाह का अमर होता है, वो जिसको जितना देना चाहे। मेरे साथ बहुत सारे, बहुत ज्यादा मुझसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत खूबसूरत क्लिनिक्स बनाए, बहुत महंगी मशीन्स, और वो औने पौने दामों उन मशीन्स को बेच भी रहे हैं और क्लिनिक्स बंद भी करें। नॉट ऑल ऑफ देम, माशाल्लाह, सम आर वेरी सक्सेसफुल, बट अ फ्यू ऑफ देम। तो ये अल्लाह ताला का अमर। मुझे ये लगता है कि किसी गरीब की मुझे दुआ लग गई शायद, मुझे ये लगता है। हमें हर एक से अच्छा सलूक करना चाहिए और अपने स्पेशली माँ बाप की दुआ ज़रूर लेनी चाहिए। बेशक उनसे रोज़ लड़ाई हो, लेकिन फिर भी एंड पे उनसे रोज़ दुआ ले लेनी चाहिए। यानी कि आपके नज़दीक, बल्कि सबके नज़दीक, माँ बाप जो है, माँ वली से कम नहीं है। आपको वली के आस्थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वालदा जो है, अगर वो दुआ कर दे तो दुनिया बदल सकती है। मैडम, आपकी बात इतनी सही है। अब देखें, अल्लाह ताला जो है उसने कुरान शरीफ में अपने प्यार को माँ के प्यार के साथ कंपेयर किया। यानी अल्लाह ताला की एक खूबी ऐसी है जो एक माँ की खूबी के साथ कंपैरिजन में आ गई कि 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। यानी कि अल्लाह की कोई खूबी ऐसी नहीं है कि जो किसी इंसान की खूबी के साथ कंपेयर की जा सके। लेकिन ये है, लेकिन अब हर कोई मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरी कभी अम्मी से नोक-झोंक नहीं हुई या मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई तो गलत है। लेकिन बाद में फिर जो है वो भी हो जाता है, वापस माँ के पास चले जाते हैं कि अम्मी माफ़ कर दें, और वो फिर प्यार कर लेती हैं, और क्या है, और फिर दुआ दे देती हैं। छोटी बहन को क्या हुआ था? मेरी छोटी बहन छोटी थी? हाँ, नहीं, वो दरमियान वाली मेरी बहन थी और उसको मैरिड थी? नहीं मैडम, अनमैरिड थी। 24 साल में उसकी डेथ हो गई थी। जब वो 14 साल की थी तो वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रही थी, तो तब डेंगू आया था पाकिस्तान में 2010 में। जब डेंगू पहली बार पाकिस्तान में आया था, तो डेंगू हुआ तो हम सब घर वालों को डेंगू हुआ, एक्सेप्ट फॉर मी। तो उसके तो नील जो निकल रहे थे वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसकी तबीयत वैसे ही, और साथ उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम भी थे, तो वो बहुत बीमार थी, आती थी बिस्तर पे लेट, उठा नहीं जाता था। बहुत पेपर दे रही होती थी बाहर, अम्मी गाड़ी में बैठी होती थी। तो फिर चेकअप करवाया तो पता चला कि डेंगू से मिलती-जुलती एक बीमारी होती है आईटीपी, जिसमें परमानेंटली बॉडी के प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसके प्लेटलेट्स फिर परमानेंटली कम रहे। 10 साल उसके बाद वो ज़िंदा रही। उसने फिर एफएससी की, फिर उसने बीडीएस किया। डेंटिस्ट डॉक्टर बनी। हॉस्पिटल में वो एडमिट रही 2.5 ईयर्स, और उसकी किताबें, उसकी अलमारी हम साफ करते तो अंदर से उसकी किताबें जो हैं वो हमें मिलती, और बेड पे लेट के उसने नमाज़ें पढ़ी। और लेकिन बस अल्लाह ताला ने उसकी इतनी ज़िंदगी लिखी थी। लेकिन उसकी भी ये है कि कोई भी कहीं से भी उसकी कंप्लेन, कोई उसकी बुराई, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी चले जाते हैं, और इतनी अनबिलीवेबल उनकी अच्छी ज़िंदगी होती है कि आप किसी को उनको यकीन दिलाने की कोशिश भी करो कि ये इतना अच्छा था, ये इतना अच्छा था, तो यकीन नहीं आता कि ऐसा भी इंसान हो सकता है। 24 साल की उम्र में? 24 में उसकी डेथ हो गई थी। वो जो मेरी दरमियान वाली बहन थी। और उनकी चीज़ें और बुक्स जो हैं आज भी वो हमारे पास हैं। कुछ हमने डोनेट भी कर दी चीज़ें उस साले सवाब के लिए, ज़ाहिर है उसके कपड़े, कुछ चीज़ें, कुछ अम्मी नहीं करने देती बिल्कुल भी। तो ये है। अम्मी को याद तो आती होंगी? अम्मी को तो खैर 2 ढाई साल तक तो अम्मी को बिल्कुल होश नहीं आया। अब्बू भी हार्ट पेशेंट बन गए उसके बाद। तो अब्बू से भी ऑफ़िस में तकरीबन अगर 20 से 30 लोग डेली अफ़सोस करने आते तो पूरी स्टोरी वो डेली रिपीट होती। और तीनों भाई बाहर, घर में तन्हाई बिल्कुल। मैं और मेरी मदर थे। वो बेचारी, जो मेरी सबसे छोटी बहन है, वो भी एमबीबीएस के अंदर बाउंड थी। अपने एग्ज़ाम, पढ़ाई उसका एविसिना मेडिकल कॉलेज से पढ़ी है, तो वहाँ पे तो बहुत पढ़ाई के मामले में सख्ती है, छुट्टी नहीं मिलती है। तो लेकिन ये है कि ज़ुबिया को बच्चों से बहुत प्यार था। तो अम्मी फिर यही करती हैं कि जो कब्रिस्तान में बच्चे उसकी कब्र का ख़्याल रखते हैं, उनके लिए खाने की कोई चीज़ें ले जाती हैं, कभी कोई गिफ्ट्स ले जाती हैं। इस तरह से अक्सर ख्वाब में आती है तो बच्चों का ही ज़िक्र करती है कि अम्मी, मेरे साथ बच्चे होते हैं, आप उनका ख़्याल किया करें। फिर उन बच्चों के लिए ऐसे अच्छी-अच्छी चीज़ें, पिज़्ज़ा और ऐसी जो बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं, बिरयानी और ऐसी चीज़ें फिर ले जाते हैं। फिर वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
बाकी ये कि हम ज़ाहिर है हम बाकी जो 5 बहन-भाई बचे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी जो थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई थी। और अभी जैसे कि एक रूटीन लाइफ़ ही गुज़ार रहे हैं, अपनी कोई खुशी अपने अंदर नहीं है, अपनी जवान बहन के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ ऐसे है कि एक मौका है, यहाँ से एक भाई की शादी है तो यहाँ से उठाए कोई कपड़े और पहन लिए और वो 4 घंटे का फंक्शन गुज़ार लिया और आ गया, और दिल में कोई खुशी नहीं है, और ये नहीं है कि कल हमने ये करना है और परसों हमने वो करना है। सिर्फ़ वो एक वक़्त को पूरा करना, सिर्फ़ ये सिचुएशन है। मदर की भी और फादर की भी इसी तरह से, और बाकी जो बहन-भाई हैं उनकी भी तीनों भाई शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। वो और सबकी लाडली थी ज़ोबिया, ज़ोबिया नाम? जी, ज़ुबिया नाम था। ज़ुबिया लफ़्ज़ का मतलब है अल्लाह का तोहफ़ा। जी। ज़ुबिया जो थी वो हम में से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल उसका रंग सफ़ेद था। वो अम्मी और अब्बू की खूबसूरती का मिक्सचर थी। मैं अभी आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊँगी। उसकी कलर्ड आइज़ थी। उसकी 5'6" हाइट थी और माशाल्लाह। बड़ी खुश अख़लाक़, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, बदतमीज़ी नहीं की। नर्सरी क्लास से जो उसकी दोस्तों का ग्रुप था, एंड तक उसकी फ़ौतगी पे 40 उसकी फ्रेंड्स उसकी फ़ौतगी उसके जनाज़े पर आईं। प्रेग्नेंट औरतों को हमारे माशरे में रिवाज नहीं है किसी के जनाज़े पे भेजने का। प्रेग्नेंट उसकी दोस्तें जो शादीशुदा थी वो उसके जनाज़े पर आईं। तो कितने लोग बाद में तकरीबन 1.5 से 2 साल तक लोग हमारे घर अफ़सोस करने आते रहे। और उसने जो उसकी पैदाइश और उसकी डेथ है, दोनों में उसने हमें तकलीफ़ नहीं दी। पैदाइश में वो ट्विन्स में मेरे भाई के साथ ही वो अच्छा। डिलीवर हुई, मेरी सी सेक्शन में। और जो उसकी डेथ थी वो 8 सितंबर 2019 को ही, उस दिन 8 मुहर्रम था। तो जो लोग उसके जनाज़े में आए और उसके कुल और वो 9 और 10 मुहर्रम की जो छुट्टी थी, वो उसमें ही, यानी कि किसी को ये तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाई कि जो है वो किसी को ऑफ़िस स्पेशली से, किसी को काम से छुट्टी करनी पड़े, और दिन ही सो के 9 और 10 मुहर्रम के दिन ही सो के थे। तो किसी की खुशी को ख़राब नहीं किया। उसकी उसकी ज़ात से किसी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। दिन में कितनी दफ़ा उसके टेस्ट होते, ब्रेनर लगता, बेचारी बोलती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो एक बहुत डिफरेंट इंसान थी। उसकी जो दोस्तें हैं, आज उसको फ़ौत हुए कितने 5 साल हो गए हैं, वो आज भी हमारे घर आती हैं। अपने पेरेंट्स से छुप के वो उसकी कब्र पे जाती हैं। उनके मदर्स उनको अलाउ नहीं करती कि तुम कब्रिस्तान जाओ उसकी कब्र पे। मगर आउट ऑफ देयर लव वो आती हैं। रमज़ान स्टार्ट होता है तो वो बताती हैं कि हमने ज़ुबिया के लिए कुरान शरीफ पढ़, जवान यंग बच्चियाँ जिनको आप देख के कहोगे ये तो इनकी तो बस ऐसे फैशनेबल हैं, खेलने वाली बच्चियाँ, हँसने-खेलने वाली, कुरान शरीफ ख़त्म करके ज़ुबिया को बख्श रही होती हैं। तो माशाल्लाह से वो जो हमारी बहन थी वो तो हम एक आइडियल जिसको हम कहना चाहें हम सब में से थी, और उसी की मिसाल हम एक-दूसरे को देते हैं आज भी। कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ, कोई कंप्लेन नहीं ज़िंदगी से, बीमारी है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बीमारियाँ हैं, कोई कंप्लेन नहीं। डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, पता चल गया, कोई कंप्लेन नहीं। नर्स ने गलत प्रिक कर दिया, कोई कंप्लेन नहीं किसी से। सब्र, शुक्र, अपनी बस अम्मी से माफ़ी माँगना, अम्मी आप मुझे माफ़ तो कर देंगी ना, मैंने आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। अम्मी कहे बेटा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मेरे साथ क्या बुरा किया? सॉरी, आपने अपनी सिस्टर को लॉस किया और हमने वो पूछ लिया, इसलिए इमोशनल हो गए आप भी, सॉरी। नहीं, नहीं, इट्स ओके। कोई डॉक्टर साहबा जाते-जाते खूबसूरत सा मैसेज देना चाहे, पूरी ऑडियंस, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस टाइम आपको देख रही है, कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मैसेज जो घर से मेरी अम्मी ने भी मुझे देके भेजा है वो ये है कि मैडम स्ट्रॉन्ग उज़्मा हमारे लिए इस वक़्त एक आइडियल ख़ातून है जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा हुआ है, इतना नवाज़ा हुआ है, मगर आप उनकी सादगी देखें, उनको इतने बड़े से बड़े ब्रांड्स कौन उनको अप्रोच करता है, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ अपने लिए लेने के बजाय एक फ्री हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया। कोई हमसे लेके हमें 50 रुपए दे दो हमें फ्री के लिए, तो हमसे शायद वो भी ना दिया जाए। तो मैडम की जो ज़िंदगी है वो एक प्रैक्टिकल मुस्लिम की लाइफ़ है जिसको हम सबको एडॉप्ट करें, हम इनको फ़ॉलो करें। हर एक की पॉज़िटिविटी देखनी चाहिए, मगर इधर तो मैंने एक्सट्रीम देखा है, और इसीलिए शायद अल्लाह ताला को, वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि किसकी क्या बात पसंद आए। अल्लाह ताला ने इनको इतना अरूज दिया किसी वल्गैरिटी के बगैर, किसी जो यूट्यूब पे आजकल कंटेंट चल रहा है उसके बगैर मैडम माशाल्लाह मिलियंस में जाती हैं।
हमेशा अच्छी बात करती हैं, हमेशा पर्दे में और अपनी जो है इंटेग्रिटी को मेंटेन करके काम करी हैं, और अल्लाह ताला इनकी जो बीमारी है उसमें भी इनको शिफा दे आमीन और इनका अस्पताल भी जल्दी बने और फिर हम इंशाल्लाह जल्दी कोल्ड लेज़र जो है वहाँ पे पहुँचा दें, हर इंशाल्लाह। कोई हेयर फ्री हो जाए। जी, अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत नज़र आएँ और आपका रंग काला है, आपके चेहरे पे बाल हैं, तो फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर निम्रा फ़ातिमा आज़म जो हैं, वो आपके लिए देखिए स्पेशली बैठी। कितनी खूबसूरत, कितनी पोलाइट गुफ्तगू थी उनकी और कितने सिंपल तरीके से उन्होंने अपनी जो लाइफ़ है, डॉक्टर है ज़ाहिर है, बड़े टशन, बड़े डैशिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डॉक्टर बात भी नहीं सुनते। इनका बहुत शुक्रिया कि ये आज मेरे पॉडकास्ट में आई हैं हॉस्पिटल के लिए, और मैं प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि कुछ लोगों ने जो 2% के लोग थे, जिनको हम बॉदर नहीं करते लाइफ़ के अंदर, यानी कि जिनको मैं या मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे बात करूँ तो मेरी इज़्ज़त में कमी आएगी। उनको मैंने इंटरव्यू का कहा और उन्होंने आगे से हज़ारों बातें सुनाई, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी देखें, डॉक्टर साहिबा हमारे सामने बैठी हैं, मेरे पॉडकास्ट में खुद चल के आई हैं, विदाउट एक एक पेनी होती है ना उसके बगैर, और उन्होंने कहा कि जो पेशेंट भी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे उसकी जो भी फीस होगी, यानी कि जो भी वो उनसे चार्ज करेंगे वो हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे। तो इससे मेरे ख्याल में खूबसूरत पर्सनैलिटी कोई हो नहीं सकती। लेजेंड, स्टेटस, हमारा पैसा, शोहरत, इज्जत, हम तो लेजेंड हैं, हम तो बड़े हैं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबकी जगह जो है वो कब्र है, और वहां पे लफ्ज़ों के जब हम मोहताज होंगे तो फिर पछताएंगे कि हाय हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा सदका जारिया किया होता कि उसका स्वाब जो है एंड तक मिलता। थैंक यू डॉक्टर साहबा, मैं वंस अगेन थैंक्स कि आप आई और आपने आके अपना पॉडकास्ट इधर अपना इंट्रोड्यूस करवाया, अपने क्लिनिक का, अपने जो आपने काम किए, और आपकी जो सिस्टर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए। आप लोग भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए ज़रूर, ज़ोबिया के लिए दुआ कीजिएगा और डॉक्टर साहबा के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनका मुकद्दर अच्छा करिए। और अगर आपके पास कोई स्टोरी, कोई टैलेंट, कोई क्रिएटिविटी है तो ये कुर्सी, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप बिस्मिल्लाह करके आ सकते हैं। आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको दुआएं मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Thank you for inviting me and giving me this opportunity. It was really a great opportunity for me. Thank you so much, madam. Thank थैंक you. यू।